नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 न्यूज चैनल एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता आपके साथ। रिश्तों में जब कड़वाहट पैदा होती है तो अंजाम बहुत बुरा होता है। ये अंजाम ऐसा होता है जो आने वाली पीढ़ियों के बीच भी दीवार खड़ी कर देता है। शिवपाल और अखिलेश के बीच आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। नाराज चाचा की भतीजे से तकरार बढ़ती जा रही है। भाजपा पर दिल खोलकर शिवपाल प्यार लुटा रहे हैं। शिवपाल का भाजपा की तरफ झुकाव देखकर अखिलेश ने अब फाइनल फैसला लेने का मूड बना लिया है। अखिलेश आज दिल्ली पहुंचे, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की और माना यह जा रहा है कि इस मुलाकात में शिवपाल को लेकर चर्चा हुई है। भाजपा की डाल पर शिवपाल की चिड़िया। शिवपाल यादव के मन में क्या है? अभी बोलने का उचित समय मेरा नहीं। बहुत जल्दी उचित समय बहुत जल्दी मिलेगा। अच्छा, उचित समय कब आएगा सर? इंतजार करो। बदलेगी राजनीति की डाल, अपर्णा के बाद शिवपाल। मुलायम के छोटे भाई और अखिलेश से दूसरी बार नाराज होने वाले शिवपाल यादव इस बार कुछ बड़ा धमाका कर सकते हैं। इसके संकेत उन्होंने एक नहीं कई बार दिए और शिवपाल ने अब जो काम किया है उसने सैफई से लखनऊ तक सियासी तूफान ला दिया है। शिवपाल यादव ने ट्विटर पर पीएम मोदी को फॉलो किया। यही नहीं, वो ट्विटर पर सीएम योगी और दिनेश शर्मा के भी फॉलोवर बन गए हैं। अब तक शिवपाल सिर्फ पीएमओ और सीएम ऑफिस के ट्विटर हैंडल को ही फॉलो करते थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को फॉलो करके एक बड़ा संदेश दे दिया है। राजनीति में संकेतों के बड़े मायने होते हैं और शिवपाल यादव ने आज नवरात्र के पहले दिन एक बड़ा संकेत दिया है। दरअसल शिवपाल यादव ट्विटर पर अभी तक ना प्रधानमंत्री का जो ट्विटर अकाउंट है उसको फॉलो करते थे, ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो व्यक्तिगत ट्विटर अकाउंट है उसको फॉलो करते थे और ना ही बीजेपी के किसी बड़े नेता को ट्विटर पर फॉलो करते थे। पर आज शिवपाल यादव ने प्रधानमंत्री का जो ट्विटर अकाउंट है उसको फॉलो किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ट्विटर अकाउंट है उसको फॉलो किया और इसके अलावा उप मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी ट्विटर पर फॉलो किया है। शिवपाल की सियासत का अगला पड़ाव क्या होगा? इस सवाल का जवाब पिछले दिनों की कई खबरों से समझा जा सकता है। सीएम योगी को ट्विटर पर फॉलो करने से पहले शिवपाल ने उनसे करीब 20 मिनट तक की मुलाकात भी की थी। हालांकि इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन एक मुलाकात ही राजनीति की हवा मोड़ने में अहम मानी जाती है। शिवपाल लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। शनिवार को भी पार्टी दफ्तर में चिंतन मंथन चला। भाजपा में जाने या कोई दूसरा फैसला लेने का औपचारिक ऐलान इस बार भी नहीं हो सका। शिवपाल यादव इस समय पार्टी कार्यालय से निकल रहे हैं। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि पार्टी कार्यालय पर उन्होंने काफ़ी वक्त बिताया और इस बीच में यहाँ पर उन्होंने जो पार्टी के प्रवक्ता है उनके साथ बैठक की, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जो पार्टी की महिला सभा है उनके पदाधिकारियों से भी मिले और यहाँ पर काफ़ी चर्चा हुई। माना जा रहा है कहीं ना कहीं अब जिस तरह से शिवपाल यादव का जो हमने देखा, चाहे वो सोशल मीडिया पर एक्टिविटी हो या जिस तरह से उनकी नाराज़गी दिख रही समाजवादी पार्टी को लेकर और भाजपा को लेकर जिस तरह की करीबी अब नज़र आ रही है, माना जा रहा है कहीं ना कहीं वो जानना चाहते हैं कि कार्यकर्ता क्या चाहते हैं। और कार्यकर्ताओं से जो हमने बात की तो ये साफ समझ में आया कि समाजवादी पार्टी के साथ में फिलहाल कार्यकर्ता खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि जो भी उनके नेता का फैसला होगा उसी के साथ चलेंगे। शिवपाल क्या फैसला लेंगे इस पर सबकी निगाहें हैं। क्या वो फिर मान जाएंगे जैसे चुनाव के वक्त मान गए थे, या फिर इस बार ऐसी दूरियां पैदा हो चुकी हैं जिसे पाटना बहुत मुश्किल है? जानकार बताते हैं कि शिवपाल कोई भी फैसला लेंगे तो मुलायम की मंजूरी से ही होगा। और खबर तो यहाँ तक आ गई है कि जब दिल्ली पहुंचकर शिवपाल ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी तो मुलायम ने आशीर्वाद भी दिया और कोई भी फैसला लेने के लिए उन्हें आजाद बताया। शिवपाल से अखिलेश की तकरार बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। दोनों नेताओं की चुप्पी इसे और बड़ा बना रही है। इस बीच अखिलेश यादव भी दिल्ली पहुंचे और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। माना जा रहा है कि शिवपाल यादव को लेकर अखिलेश और मुलायम के बीच बात हुई। अब गेंद शिवपाल के पाले में है कि उनका आखिरी फैसला
क्या होता है, क्योंकि अखिलेश भी शिवपाल को रोकने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। चाचा और भतीजे के रिश्ते में पहली बार खटास तब आ गई थी जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे और सपा में सबसे पावरफुल नेता वो बन चुके थे। शिवपाल को ये बात तब भी ठीक नहीं लग रही थी और शायद आज भी, और यही कसक उन्हें बार बार परेशान करती है। शिवपाल को अपनी भी चिंता है, अपने बेटे आदित्य की भी चिंता है, और अब माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से अपर्णा यादव बीजेपी में चली गई, ठीक वैसे ही शिवपाल भी बीजेपी के हो सकते हैं, क्योंकि अखिलेश शिवपाल का साथ नहीं चाहते। इसका इशारा वो कई बार कर चुके हैं। बेइज्जती के घूंट नहीं पीना चाहते शिवपाल। अखिलेश से फिर हुआ झगड़ा, शिवपाल लेंगे फैसला तगड़ा। शिवपाल और अखिलेश के बीच इस बार जो झगड़ा हुआ है, उसका क्लाइमेक्स भाजपा के दरबार पर आकर ठहर गया है। कभी सीएम योगी के घर पर तो कभी दिल्ली में भाजपा नेताओं के बंद कमरे में शिवपाल की सियासी प्लानिंग सेट हो रही है। और ये बात अब पूरी तरह साफ हो चुकी है कि चुनाव से पहले एक साथ तस्वीर खिंचवाने वाले शिवपाल और अखिलेश के बीच जो कम दूरी दिखाई दे रही थी, वो बहुत बड़ी हो चुकी है। सीएम योगी और भाजपा नेताओं से मिलने वाले ये वही शिवपाल यादव हैं जिन्होंने अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया था। लेकिन चुनावी हार के बाद हालात ऐसे बन गए कि भतीजे ने चाचा को अपनी पार्टी का विधायक मानने से ही इनकार कर दिया, और इसके बाद शिवपाल के तेवर भी गर्म हो गए। मुलायम परिवार को करीब से जानने वाले बताते हैं कि परिवार और समाज के दबाव में आकर शिवपाल ने चुनाव से पहले सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था, क्योंकि यूपी चुनाव के वक्त शिवपाल यादव ने अखिलेश से 40 से ज्यादा सीट मांगी थी, लेकिन अखिलेश ने सिर्फ एक सीट दी, और वो भी सिर्फ जसवंत नगर की, जहां से शिवपाल विधायक हैं। वैसे भी अखिलेश पहले ही कह चुके थे कि वो जसवंत नगर से कोई प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। शिवपाल तो अपने बेटे आदित्य को चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन अखिलेश ने कोई सुनवाई नहीं की, और गठबंधन के बाद भी चुनाव प्रचार में शिवपाल को कोई तवज्जो नहीं दी। जबकि गठबंधन के प्रचार में ओम प्रकाश राजभर, केशव देव मौर्य, संजय चौहान और जयंत चौधरी की मौजूदगी नजर आती रही, लेकिन शिवपाल को कोई भाव नहीं दिया गया। और जब चुनाव के बाद सपा के विधायकों की बैठक हुई तो शिवपाल को न्योता नहीं दिया गया। अखिलेश कई बार ये जताने और बताने की कोशिश कर चुके हैं कि शिवपाल को वो कोई खास तवज्जो नहीं देते। शिवपाल की प्रसपा के साथ उन्होंने गठबंधन भी किया था तो शर्तों के आधार पर, और बात तब बनी थी जब मुलायम ने बीच में आकर सुलह कराई थी। लेकिन अब शिवपाल के सब्र का बांध टूटने लगा है। अब शिवपाल ज्यादा दिन तक सपा के साथ टिकने वाले नहीं हैं। इसके संकेत उन्होंने गठबंधन दलों की बैठक में न पहुंचकर दे दिया, और अब लगातार अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भविष्य के फैसले पर विचार कर रहे हैं। आगे की रणनीति को लेकर कुछ बात कि भविष्य में किसके साथ, क्योंकि भाजपा के साथ करीबी दिख रही है। देखिए, सबसे सर्वप्रथम तो हमारे नेता का यही लक्ष्य है कि जो हमारा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का जो संगठन है उसको मजबूत किया जाए। अच्छा, सपा के साथ जो गठबंधन था कैसे देखते हैं, सही फैसला लगता है? देखिए, कहीं ना कहीं हमारे अनुकूल नहीं रहा वो गठबंधन। जिस उम्मीद के साथ हम लोगों ने गठबंधन किया था उस अनुकूल वो रहा नहीं। जो हम लोगों के नेताओं को सम्मान मिलना चाहिए, जिस प्रकार से और भी तमाम बातें होती हैं राजनीति में, वो सब हुआ नहीं। ये बातें आप लोगों ने भी बोली नेताजी से? जी बिल्कुल, सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। नेताजी ने कहा कि आप लोग परेशान मत होइए, समय आने पर उचित निर्णय लिया जाएगा, जैसा भी होगा। आपका नाम? गौस है, मेरा नाम गौस हुसैन। आप बताएं, क्या लगता है कि अगर सपा से गठबंधन नहीं होता तो क्या प्रसपा और ज़्यादा सीटें जीत पाती? नहीं, ये तो होता, और बाकी जो है ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी निर्णय लिए थे उसी पे हम लोग सहमत हुए हैं। दरअसल बड़े भाई मुलायम सिंह यादव के हाथ से सपा की बागडोर जाने के बाद शिवपाल का राजनीतिक घर ही पराया हो गया। राजनीतिक मजबूरियों के चलते विधानसभा चुनाव में वो अखिलेश के साथ आए, लेकिन पहले वाला सम्मान न मिलने की कसक उनके दिल में हर मौके पर दिखी। मुलायम के सपा मुखिया रहते शिवपाल सपा में हमेशा नंबर 2 की हैसियत में रहे,
लेकिन सपा की कमान अखिलेश के हाथ में जाने के बाद सम्मान न मिलने की वजह से ये दूरियां बढ़ती चली गई। शिवपाल के वापस अखिलेश के साथ आने पर यादव बेल्ट में बहुत बड़ा बदलाव भी नहीं नजर आया। यादव बेल्ट में 8 जिले माने जाते हैं, जहां विधानसभा की 29 सीटें हैं। इन 28 सीटों पर 2017 में भाजपा ने 23 सीट जीती थी और सपा के खाते में 6 सीट गई थी। 2022 में भी बहुत कुछ नहीं बदला, 19 सीट पर भाजपा जीती और 10 सीट सपा के खाते में गई। मतलब भाजपा ने यादव बेल्ट की सिर्फ 4 सीट ही गंवाई, जो बाकी के जगहों के मुकाबले बहुत कम रही। एटा की 4 सीट में से 4 सीट भाजपा ने जीत ली। कन्नौज की तीनों सीट भाजपा के कब्जे में चली गई। कासगंज की 3 में से 2 सीट पर भाजपा और 1 पर सपा जीती। फर्रुखाबाद की सभी 4 सीट भाजपा गठबंधन के खाते में गई। इटावा में 3 में से 2 पर सपा, 1 पर भाजपा जीती। औरैया की 3 सीट में से 2 पर सपा, 1 पर भाजपा जीती। फिरोजाबाद की 5 सीट में से 3 पर सपा और 2 पर भाजपा जीती, जबकि मैनपुरी की 4 सीट में से 2 पर सपा और 2 पर भाजपा की जीत हुई। न तो शिवपाल को अब अखिलेश के साथ कोई दिलचस्पी दिख रही है और अखिलेश तो वैसे भी शिवपाल के सहारे कभी रहे नहीं। न तो अखिलेश ने जसवंत नगर में शिवपाल के लिए प्रचार किया था और न ही शिवपाल भतीजे अखिलेश के लिए करहल पहुंचे थे। दोनों चुनाव प्रचार के दौरान सिर्फ एक बार इटावा में ही साथ नजर आए और उस दौरान भी शिवपाल यादव कुर्सी के हत्थे पर बैठाए जाने के चलते काफी चर्चित हुए थे। होली के मौके पर जब सैफई में जश्न मना तो शिवपाल और अखिलेश के साथ रामगोपाल भी एक मंच पर दिखे, लेकिन मुलायम परिवार के बीच एक बार फिर खाई बढ़ गई है। जो इस बार खत्म होगी इसकी उम्मीद बहुत कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कहते हैं शिवपाल और अखिलेश के बीच जो दूरी बढ़ रही है उसकी वजह विधायक दल की बैठक है, जिसमें शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया। कई लोग इस पर सवाल उठाते हैं तो कई लोग इसे सही ठहराते हैं। शिवपाल यादव कहने को तो सपा के सिंबल पर चुनाव जीते, लेकिन उनकी अलग पार्टी है और यही वजह रही है कि अखिलेश ने विधायक दल की बैठक में शिवपाल को नहीं बुलाया। ठीक उसी तरह जिस तरह से पल्लवी पटेल भले ही सपा के सिंबल पर चुनाव जीतती हैं, लेकिन उनकी पार्टी अलग है, उन्हें भी इस दल की बैठक में नहीं बुलाया गया। अब कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि शिवपाल और अखिलेश के रास्ते फिर से अलग होने के कगार पर चीजें दिखाई देने लगी। क्या शिवपाल और अखिलेश के बीच अब कभी ना खत्म होने वाली दूरियां पैदा हो चुकी हैं? क्या शिवपाल यादव राजनीति का अगला पड़ाव सेट कर चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शिवपाल जल्द ही भाजपा में शामिल होने वाले हैं? शिवपाल ने सीएम योगी से मुलाकात तो सिर्फ 20 मिनट तक की थी, लेकिन उस 20 मिनट में आने वाले कई सालों का राज छिपा हो सकता है। शिवपाल के कदम डगमगाए नहीं हैं, बल्कि उन्हें ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है और पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम इस बात को पुख्ता करता है। 26 मार्च को शिवपाल यादव को सपा विधायक दल की बैठक में बुलावा नहीं भेजा गया। 26 मार्च को ही अखिलेश यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। 27 मार्च को शिवपाल इटावा में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए और 28 मार्च को नाराज शिवपाल यादव मुलायम से मिलने दिल्ली पहुंचे। उस वक्त मुलायम से मिलकर शिवपाल ने अखिलेश से नाराजगी की बातें बताई। 28 मार्च को ही लखनऊ लौटने की खबर मिली, लेकिन इटावा चले गए। और 29 मार्च को विधानसभा में जब सभी विधायकों के साथ शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उसमें वो शिवपाल शामिल नहीं हुए। 29 मार्च को ही सपा सहयोगियों की अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई। इस चिट्ठी में शिवपाल का नाम अखिलेश ने सबसे ऊपर लिखा था। सहयोगी दलों की बैठक में शिवपाल यादव शामिल नहीं हुए। 30 मार्च को इटावा से लखनऊ पहुंचकर शिवपाल ने विधायक पद की शपथ ली। 30 मार्च को ही देर शाम शिवपाल यादव ने सीएम योगी से मुलाकात की और शिवपाल ने कहा कि अपने अगले कदम का ऐलान जल्द करूं। 31 मार्च को लखनऊ के एक स्कूल में निजी कार्यक्रम में वो शामिल हुए। 31 मार्च को ही लखनऊ में दफ्तर पर पार्टी नेताओं से मुलाकात की और 2 अप्रैल को शिवपाल यादव ने ट्विटर पर पीएम, सीएम योगी और डॉक्टर दिनेश शर्मा को पर्सनली फॉलो कर लिया। 2013 से शिवपाल यादव ट्विटर पर एक्टिव है। अब तक कुल 9 लोगों को फॉलो करते थे, लेकिन 3 लोगों को आज उन्होंने फॉलो किया है।
8,94,000 से ज़्यादा उनके फॉलोवर हैं ट्विटर पर। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से उनकी नाराज़गी है ख़ासतौर से समाजवादी पार्टी गठबंधन को लेकर, उससे और आज ट्विटर पर जो जिस तरीके से फॉलो किया है शिवपाल यादव ने, वो कहीं ना कहीं बड़े बदलाव के, बड़े परिवर्तन के एक संकेत दे रहा है। होली के बाद से ही मुलायम परिवार में फूट पड़ने की खबर आने लगी। जो खबर पर्दे के पीछे तैर रही है, उसके मुताबिक शिवपाल यादव ने दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात की। हालांकि जब शिवपाल की भाजपा में एंट्री को लेकर सवाल हुआ तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वैकेंसी न होने की बात कही। क्या बीजेपी में आ सकते हैं, बीजेपी के साथ आ सकते हैं? योगी जी से मुलाकात भी किए हैं। हमारे यहाँ कोई वैकेंसी है सर, लेकिन गठबंधन में तो सेंध लगा दी है। बीजेपी में आ सकते हैं, बीजेपी के साथ आ सकते हैं। योगी जी से मुलाकात भी किए हैं। हमारे यहाँ कोई वैकेंसी है। सियासत में वैकेंसी का कोई सटीक समय नहीं होता। ये जरूरत और आपसी तालमेल के साथ वक्त वक्त पर निकलती रहती है। जैसे 13 जनवरी को वैकेंसी निकली जब मुलायम के समधी हरिओम यादव भाजपा में शामिल हो गए। जैसे 19 जनवरी को एक वैकेंसी निकली थी जब अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो गए। और जैसे 20 जनवरी को एक वैकेंसी निकली थी, मुलायम के साढ़ू प्रमोद गुप्ता भाजपाई हो गए थे। और जैसे एक वैकेंसी पंचायत चुनाव से पहले निकली थी जब मुलायम की भतीजी और धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या यादव भाजपा में शामिल हो गई थी। अब सवाल ये है कि शिवपाल यादव वाली वैकेंसी भाजपा कब निकालेगी, या फिर ये चर्चा सिर्फ चर्चा बनकर रह जाएगी। शिवपाल यादव की बेचैनी बयां कर रही है कि वो अपने पुरानी सियासी हैसियत को वापस हासिल करना चाहते हैं, जिससे पूरे यूपी में अपने समर्थकों का साथ फिर से हासिल कर सके। इटावा में जब वो भागवत कथा में शामिल हुए थे तो सपा छोड़कर भाजपा में जाने वाले हरिओम यादव के हार पर अफसोस जता दिया था और महाभारत का जिक्र कर शकुनी वाली बात कही थी। बताओ, जुआ खेल गए और कौन खेले जुआ? ये दुष्ट धर्मराज। बताओ, धर्मराज को जुआ खेलना चाहिए था? नहीं खेलना चाहिए। तो अगर नहीं खेलते तो बताइए द्रौपदी की चीरहरण क्यों होता? और किससे जुआ खेल गए? यार खेलते तो दुर्योधन से खेलते, शकुनी मामा से खेल गए। और शकुनी मामा को कौन नहीं जानता था। शिवपाल यादव का इशारा बताता है कि वो चुप बैठने वालों में से नहीं है, क्योंकि सवाल सिर्फ उनके भविष्य तक सीमित नहीं है। सवाल तो शिवपाल के बेटे आदित्य के भी सियासी भविष्य का है। और शिवपाल के सामने एक नहीं कई विकल्प हैं। पहला विकल्प कहता है जसवंत नगर सीट से इस्तीफा देकर बेटे को उपचुनाव लड़ाएं, भाजपा के साथ गठबंधन कर बेटे आदित्य को ये उपचुनाव लड़वाएं। दूसरा विकल्प कहता है कि भाजपा के कोटे से राज्यसभा वो जा सकते हैं। यूपी में इस साल 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 4 जुलाई को ये सीटें खाली हो रही हैं। विकल्प नंबर 3 है आजमगढ़ से लोकसभा का उपचुनाव लड़ने। भाजपा के समर्थन से लोकसभा का उपचुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश के इस्तीफे से आजमगढ़ की लोकसभा सीट खाली हुई है। विकल्प नंबर 4 है जसवंत नगर सीट से इस्तीफा देकर बेटे को विधानसभा चुनाव लड़वाएं और भाजपा की मदद से विधान परिषद चले जाएं। और विकल्प नंबर 5वां सपा गठबंधन के कुछ दलों को भाजपा के साथ ला सकते हैं। वैसे भी ओम प्रकाश राजभर से उनकी अच्छी दोस्ती मानी जाती है और ओम प्रकाश राजभर के कदम भी कई बार डगमगाने की सूचना मिलती रहती है। कुल मिलाकर शिवपाल अपने बेटे आदित्य को राजनीति में सेट करने की तैयारी में है। शिवपाल समझ चुके हैं कि जो हैसियत मुलायम के समय में उनकी हुआ करती थी उसमें भारी कटौती हुई है। और अगर विधायक या सांसद बनकर ही रहना है तो भाजपा या कोई दूसरा ठिकाना भी तलाश सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए, पूर्वांचल में फिर से सियासत और माफियागिरी का कॉकटेल नजर आने वाला है, क्योंकि बृजेश सिंह जो कई सालों से सलाखों के पीछे हैं, उस पर चुनाव में दहशत फैलाने का आरोप लगा है। यह आरोप लगाया है बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशी सुदामा पटेल ने। सुदामा पटेल का आरोप है कि अपनी पत्नी को जितवाने के लिए बृजेश सिंह सलाखों के पीछे से भी साजिश रच रहा है और इसमें भाजपा के नेता भी मददगार हैं। सवाल यह है कि आखिर वाराणसी में बीजेपी का विभीषण कौन है?
जेल से माफिया की चुनाव वाली साजिश। वाराणसी जहां शब्द आ जाता है, इसमें टक्कर किसी पार्टी से, किसी व्यक्ति से हो ही नहीं सकती, किसी से नहीं है। एक नंबर पे भारतीय जनता पार्टी है, रहेगी और जीतेंगे। एमएलसी की सियासी लड़ाई ब्रजेश सिंह की सलाखों से चढ़ाई। इसका कारण बस इतना ही है कि उन लोगों का साम्राज्य अपराध का बहुत पहले से बना हुआ है और उसके कारण लोगों में डर भी है, भय भी है। लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। पूर्वांचल की राजनीति में फिर आई तहलका मचाने वाली खबर। उनका रोजी रोटी साधन व्यवस्था चलती है, उनका उद्योग साम्राज्य बहुत बड़ा बन गया है, इसलिए लोगों में डर भय उनका है और उनको यहीं सेंट्रल जेल में रहने के कारण लोग उनसे भय खा। पति पत्नी और चुनाव, भाजपा प्रत्याशी पर दबाव। वो तो दिखाई देता है ना कि कुछ हमारे कार्यकर्ता भी उनके साथ घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो भी भाजपा से हैं, जबकि वो भाजपा के कभी प्रत्याशी नहीं रहे हैं। वाराणसी में वर्चस्व वाली जंग, ब्रजेश सिंह का माफिया वाला रंग। उनका डर भय दिखाकर चुनाव भाजपा को हराने का प्रयास उनका हो रहा है। काशी में भाजपा का विभीषण कौन? कि यहाँ पर डर के दम पे आपके कुछ पार्टी के कुछ लोगों को बरगला कर ये चुनाव जीतने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, ऐसा तो है। जेल में है ब्रजेश, दे रहा दहशत वाला संदेश। जैसे वो पैसा बांट के अभी तक एमएलसी होते आए, उस छवि को हम लोग चेंज करेंगे। हम लोग एक स्वच्छ छवि की राजनीति को बढ़ावा देंगे। चुनावी मैदान पर माफिया ब्रजेश की फील्डिंग। ब्रजेश सिंह पर भाजपा प्रत्याशी ने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत गंभीर हैं। एबीपी गंगा ने जब ये खबर दिखाई तो वाराणसी में सियासी भूचाल आ गया। दरअसल ब्रजेश सिंह वाराणसी में एक ऐसा नाम है जिसका कद सियासत में भी ऊंचा है और माफियाओं की मंडली में भी। जो ब्रजेश सिंह 2016 में निर्दलीय लड़कर एमएलसी का चुनाव जीत गया, वो एक बार फिर से उसी रणनीति पर काम करता दिखाई दे रहा है। इस बार ब्रजेश सिंह की जगह मैदान में उसकी पत्नी है और आरोप ये लग रहे हैं कि जेल से ही ब्रजेश सिंह चुनाव की फील्डिंग सेट करने में जुटा है। वाराणसी से भाजपा के एमएलसी प्रत्याशी सुदामा पटेल ने ब्रजेश सिंह का नाम लेकर पूर्वांचल की राजनीति में फिर से तहलका मचा दिया है। ब्रजेश सिंह जेल में बंद है, लेकिन राजनीति में उसकी पकड़ किस कदर है वो सुदामा पटेल की हार की आशंका साफ साफ बता रही। विधान परिषद चुनाव का मतदान 9 अप्रैल को होना है, लेकिन वाराणसी की जंग को ब्रजेश सिंह के नाम ने दिलचस्प बना दिया है। ब्रजेश सिंह ने इस सीट से अपना नामांकन तो वापस ले लिया, लेकिन ब्रजेश की पत्नी अन्नपूर्णा निर्दलीय ताल ठोक रही हैं। भाजपा और सपा के प्रत्याशी होने की वजह से इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मेरे साथ है, चुनाव की अच्छी तैयारी चल रही है, लेकिन हमारे कुछ पदाधिकारी हमारे साथ नहीं आ रहे हैं और हमारे साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसकी थोड़ी कमी। विधान परिषद की ये सीट 1998 से ही ब्रजेश सिंह के परिवार के पास है। 1998 में ब्रजेश सिंह के भाई उदयनाथ सिंह ने जीत हासिल की थी। 2004 में उदयनाथ सिंह ही वाराणसी के एमएलसी सीट से चुने गए। 2010 में ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा ने बसपा के टिकट पर चुनाव जीता। उसके बाद ब्रजेश सिंह ने खुद इस सीट पर 2016 में एमएलसी का चुनाव जीता। 2016 के चुनाव में भाजपा ने ब्रजेश सिंह के सामने प्रत्याशी नहीं उतारा था। ब्रजेश सिंह ने 2016 में मीना सिंह को हराया, जो मनोज सिंह डब्लू की बहन है। ये ब्रजेश सिंह के लिए सियासी बदला था, क्योंकि 2012 में मनोज सिंह डब्लू ने विधानसभा के चुनाव में सैयद राजा सीट से ब्रजेश सिंह को हराया था। हालांकि ये हार करीब 2000 वोटों के अंतर से थी। इसके बाद जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुए तो सैयद राजा सीट से सुशील सिंह ने मनोज सिंह डब्लू को हरा दिया। सुशील सिंह ब्रजेश सिंह के भतीजे हैं, जो 2022 के चुनाव में भी भाजपा के टिकट पर जीत गए और उसी मनोज सिंह डब्लू को हराया, जिन्हें 2017 में पटखनी दी थी। ब्रजेश सिंह का दखल पूर्वांचल की राजनीति में कितना है, इसे इन चुनावी नतीजों से समझा जा सकता है। और वाराणसी से भाजपा के एमएलसी प्रत्याशी सुदामा पटेल ने
ब्रिजेश सिंह का नाम लेकर न सिर्फ सलाखों के पीछे से साजिश के आरोप लगाए, बल्कि ये भी कह दिया कि भाजपा के ही कुछ नेता ब्रिजेश सिंह के साथ खड़े हैं। सुदामा जी, आपने जो बातचीत की एबीपी गंगा से, तो किसके दबाव में है, किसके दबाव में पदाधिकारी हैं और उसे लेकर आपका कदम क्या है? लाजमी है कि यहाँ एक अपराधी किस्म के लोग यहीं बनारस जेल में बंद रहेंगे तो हमारे पदाधिकारी भी दबाव में रहेंगे। लोगों को डर है कि ऐसे लोगों के सामने लड़ने के लिए कोई हिम्मत नहीं करता है, तो पदाधिकारी प्रचार करने से भी कहीं न कहीं हिचके। पहले तो चर्चा यहाँ तक थी कि भाजपा खुद वाराणसी सीट से प्रत्याशी नहीं उतारेगी, लेकिन सरकार लगातार बाहुबलियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही थी। ऐसे में अगर प्रत्याशी न उतारती तो संदेश गलत जाता और इसी वजह से वाराणसी सीट पर प्रत्याशी उतार दिया। भाजपा के यूपी में मजबूत होने के बाद कई बाहुबलियों का प्रभाव कम माना जा रहा है, लेकिन वाराणसी की सीट पर ब्रिजेश सिंह हार मान लेगा ऐसा लगता नहीं। ब्रिजेश सिंह पूर्वांचल का वो नाम है जिसकी आवाज में आज भी दमखम माना जाता है। ब्रिजेश सिंह की आपराधिक कहानियां 3 दशकों से सुनने को मिल रही हैं। ये माफिया 30 से ज्यादा संगीन आपराधिक मुकदमों में नामजद है। ब्रिजेश सिंह पर मकोका, टाडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत हत्या, अपहरण और हत्या के प्रयास जैसे मुकदमे हैं। ब्रिजेश सिंह ने पिता की हत्या का बदला लेने के आरोप के साथ ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। ब्रिजेश पर पहला मुकदमा 1985 में दर्ज हुआ। उसके बाद साल दर साल कई कांड में ब्रिजेश का नाम आता रहा। ब्रिजेश सिंह की तूती आज भी वाराणसी में बोलती है। इस बार भले ही वो चुनाव न लड़ रहा हो, लेकिन चुनाव से आज भी ब्रिजेश सिंह का संबंध है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।